मूवी के स्टार्ट में हम लॉस एंजलिस सिटी को देखते हैं, जहाँ पे शहर के बहुत से लोग एक सबवे कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल कर रहे थे। यहाँ की गवर्नमेंट हाल में ही चेंज होने की वजह से सबवे की कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सब चाहते हैं कि जल्दी से सबवे का काम रुक जाए। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइक है, जो कि अपनी बेटी कैली के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। माइक एक अर्थक्वेक्स एक्सपर्ट है, जो कि नेशनल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अर्थक्वेक्स पे रिसर्च करता है। उसने अपने काम से कुछ दिनों के लिए ऑफ लिया हुआ था ताकि वो अपनी बेटी कैली के साथ कुछ वक्त गुजार सके। इसके बाद हम हॉस्पिटल में एक आदमी को देखते हैं जिसको गोली लगी थी और डॉक्टर जेया उसका इलाज कर रही थी। अचानक हॉस्पिटल में अर्थक्वेक आ जाता है। दूसरी तरफ माइक को भी अपने घर में अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि मुझे काम पे जाना होगा और ऑफिस में कॉल करके अर्थक्वेक के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब ये सब देख के उसकी बेटी उससे नाराज होने लगती है, क्योंकि माइक ने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि वो इस वीक काम पे नहीं जाएगा और उसी के साथ टाइम स्पेंड करेगा। अब वो कैली के लिए एक बेबी सिटर बुलाता है और खुद काम पे चला जाता है। फिर हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहाँ एक टनल में मजदूर काम के लिए गए हुए थे और अर्थक्वेक के इम्पैक्ट की वजह से उनमें से कुछ मजदूर मारे जाते हैं। अब इस मामले की जांच के लिए माइक को वहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि वो अर्थक्वेक्स एक्सपर्ट है। फिर माइक अपने एक साथी के साथ टनल में जाता है। टनल का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था और वहाँ बहुत से चूहे भी मरे हुए थे। फिर माइक अपने गैजेट से वहाँ टेम्परेचर मेजर करता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था जितना बर्निंग फायर का होता है। तभी अचानक वहाँ एक और अर्थक्वेक आता है और टनल में एक बड़ा सा होल बन जाता है, जहाँ से बहुत ज्यादा वाली भाप निकल रही थी। अब वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि उन दोनों का सूट मेल्ट होने लगा था, लेकिन दोनों ही सही वक्त पे टनल से बाहर आ जाते हैं। माइक ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। अब वो अपने जूनियर को कॉल करता है और उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ एक साइंटिस्ट को भेजो, और फिर एमी नामी जियोलॉजिस्ट को वहाँ भेजा जाता है। वो वहाँ पहुंचकर टनल को चेक करने लगती है और रिजल्ट्स देखकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और फिर माइक को कहती है कि टनल की जमीन के नीचे बहुत ज्यादा लावा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आता जा रहा है। अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना लावा पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन माइक एमी की बात को सीरियस नहीं लेता। वो एमी को कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, लावा और लॉस एंजलिस शहर में इम्पॉसिबल। अब एमी माइक को कहती है कि अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए तो मेरे साथ टनल के निचले हिस्से में चलो। लेकिन माइक कहता है नो वे, मेरी पहले ही वहाँ बहुत मुश्किल से जान बची है और अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन एमी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और उसी रात एक जियोलॉजिस्ट के साथ टनल के निचले हिस्से में चली जाती है और फिर उस क्रैक को देखती है जो अर्थक्वेक्स की वजह से वहाँ आया था। लेकिन वो उसकी सही तरह जांच कर पाती इससे पहले ही वहाँ एक और अर्थक्वेक आ जाता है, जो कि पिछले वाले अर्थक्वेक से भी बड़ा था। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरे शहर की लाइट चली जाती है और एक ट्रेन जो कि अंडरग्राउंड टनल में चल रही थी वो भी उस अर्थक्वेक का शिकार हो जाती है, और टनल में जो क्रैक आया था वो अब अर्थक्वेक की वजह से और ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसमें से लावा बाहर निकलने लगा था। अब एमी की साथी जियोलॉजिस्ट पैनिक होने की वजह से उस क्रैक में गिर जाती है। एमी उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है। वो उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन हाई टेम्परेचर्स की वजह से एमी का हाथ जलने लगता है। अब उसका हाथ छूटता है और एमी की दोस्त मारी जाती है। इसके बाद जब एमी टनल से बाहर आती है तो वो देखती है कि पास में ही तालाब का पानी हाई टेम्परेचर्स की वजह से बॉयल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ कैली भी घर में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर जब माइक उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा था, लेकिन रोड्स के नीचे टनल्स के ढक्कन भाप के प्रेशर की वजह से हवा में उड़ने लगते हैं और टनल के पास जो तालाब था उसमें से तो भाप के पूरे पूरे बादल निकल रहे थे। और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जलते हुए गोले जाकर बिल्डिंग्स में गिरते हैं, और थोड़े ही टाइम बाद शहर की अलग अलग जगहों पे ऐसे और भी ज्यादा ब्लास्ट्स होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ तबाही मच चुकी है, और एक गोले के माइक की कार के पास गिरने की वजह से वो अपनी बेटी के साथ रास्ते में ट्रैप
ट्रैप होकर रह जाता है। अगर आप सबको मेरी वॉइस पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बहुत से चोर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और लोगों के घरों में चोरी करने लगते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर जया को देखते हैं जो कि सबसे बचते हुए अपनी कार में बैठ के घर जा रही थी, लेकिन तभी उसके पास एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे जलता हुआ गोला गिरता है और ट्रक का ड्राइवर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब जया अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाती है और ड्राइवर की मदद करने के लिए उसके पास चली जाती है। माइक भी वही था, इसलिए वो जया को देख लेता है और उसके पास आ जाता है ताकि उसकी हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ केली कार में ही बैठी हुई थी। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और तालाब से लावा बाहर आने लगता है। अब लावा जिस रास्ते में बह रहा था वहीं सामने माइक की गाड़ी भी खड़ी हुई थी जिसमें केली बैठी हुई थी। लावा आहिस्ता आहिस्ता केली की तरफ बढ़ रहा था। डरते हुए केली कार से बाहर निकलती है और देखती है कि लावा उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका है। वो हेल्प के लिए अपने डैड को आवाज देती है। तभी केली के पास लावा में ब्लास्ट होता है और लावा की कुछ छींटे उसके कपड़ों में गिर जाती हैं। लेकिन माइक जल्दी से केली के पास आता है और उसके कपड़ों पे लगी आग बुझाता है। इसके बाद वो केली को वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद वो जया को आकर कहता है कि मेरी बेटी को भी ड्राइवर के साथ साथ हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि केली का हाथ जल चुका था। अब जया उसे अपने साथ ले जाती है। फिर एली भी माइक के साथ आकर लोगों की हेल्प करने लगती है। इसके बाद माइक ऑफिस में कॉल करता है और ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड्स मंगवाता है। फिर कुछ ही देर में वो सब वहाँ पे आ जाती हैं और जख्मी लोगों की मदद करने लगती हैं। तभी माइक को पास में ही एक जख्मी आदमी नजर आता है। अब वो और एली उसकी मदद करने के लिए उसके पास आते हैं। पास में ही ढेर सारा लावा था जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो उस आदमी को रेस्क्यू करते इससे पहले ही एक जलता हुआ ट्री उनके रास्ते में गिर जाता है और वो दोनों वहाँ ट्रैप होके रह जाते हैं। फिर फायर ब्रिगेड्स वाले सीढ़ी की मदद से उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे इतने ज्यादा लावा के हाई टेम्परेचर की वजह से वो सीढ़ी पिघलने लगती है और फिर टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन उन तीनों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो वहाँ गिरे थे जहाँ अभी तक लावा नहीं पहुँचा था। वहीं दूसरी तरफ हम उस ट्रेन को देखते हैं जो कि टनल में फंसी हुई थी। अब ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि टनल के सामने के रास्ते से लावा उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है और जैसे जैसे लावा पास आ रहा था ट्रेन में गर्मी बढ़ती जा रही थी और कुछ ही देर में ट्रेन का ड्राइवर और ट्रेन में बैठे लोग बेहोश होने लगते हैं। इसके बाद माइक के डिपार्टमेंट को इस फंसी हुई ट्रेन के बारे में पता चलता है और वो एक टीम को वहाँ भेजते हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सकें। अब तक लावा ट्रेन के आधे हिस्से तक पहुँच चुका था। वो पिछले हिस्से के सारे पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर अभी भी फ्रंट साइड पे था। अब उसे बचाने के लिए रेस्क्यूअर्स में से एक आदमी ट्रेन के इंजन रूम की तरफ जाने लगता है और तब तक लावा पूरी ट्रेन के नीचे फैल चुका था और ट्रेन में इतनी ज्यादा हीट हो गई थी कि रेस्क्यूअर के जूते नीचे से जलने लगे थे। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उस ड्राइवर को अपने कंधे पे उठा लेता है और ट्रेन के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। लेकिन नीचे ढेर सारा लावा था और सेफ स्पॉट थोड़ा आगे था। अब रेस्क्यूअर अपनी जान की बाजी लगाता है और लावा में जंप कर देता है। साथ ही वो ट्रेन के ड्राइवर को सेफ स्पॉट पे फेंक देता है, लेकिन रेस्क्यूअर बेचारा लावा में जल के मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिटी में लावा तेजी से फैल रहा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रहा था और आहिस्ता आहिस्ता शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी थी। अब ये सब देख के माइक को रिग्रेट होने लगता है कि मुझे एली की बात मान लेनी चाहिए थी, उसने तो मुझे वार्न भी किया था। वो डिसाइड करता है कि अब वो और लोगों की जान नहीं जाने देगा और फिर एक प्लान बनाता है जो कि ये था कि वो लोग लावा के रास्ते में एक कंक्रीट की बड़ी सी दीवार बनाएंगे और जब लावा दीवार से टकराकर रुकेगा तो हम लोग ढेर सारा पानी उस पे डालकर उसे ठंडा कर देंगे। एमी एक बॉल को जमीन पे रखकर लावा की डायरेक्शन पता करती है और फिर वो लोग उस डायरेक्शन में कंक्रीट की दीवार बना देते हैं और जब लावा दीवार के साथ टकरा कर रुकता है तो वो सब उस पे ज्यादा सारा पानी डालकर ठंडा कर देते हैं और फिर वो लोग उस पे ज्यादा सारा पानी डालकर उसे ठंडा कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग माइक की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। पूरी सिटी में जैसे खुशी की लहर चलने लगी थी, लेकिन एली अभी भी परेशान थी क्योंकि उसे जमीन के नीचे वाइब्रेशन महसूस हो
रही थी। अब एली फिर से उसी टनल में जाती है जहाँ पर लावा का फर्स्ट क्रैक पड़ा था, और जब वो वहाँ का टेम्परेचर मेजर करती है तो उसे पता चलता है कि अभी भी खतरा नहीं टला और पूरे शहर के नीचे लावा उबल रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स में जमीन को फाड़ते हुए बाहर आ जाएगा, जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब एमी माइक को कॉल करती है और उसे ये सारी बात बताती है। ये सब सुनकर माइक की खुशी एक दफा फिर से फीकी पड़ जाती है। अब कुछ ही देर में लावा टनल के अंदर आने लगता है और एमी जल्दी से टनल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जब माइक मैप पे लावा की डायरेक्शन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लावा सबसे पहले उस एरिया को इम्पैक्ट करेगा जहाँ पे हॉस्पिटल है, और उसकी बेटी भी तो वहीं पे थी। अब वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और लोगों को वहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो एक मॉल की बिल्डिंग की तरफ देखता है और फिर से सिटी के मैप्स चेक करता है। अब उसे पता चलता है कि जिन टनल्स में लावा बह रहा है उनसे थोड़े ही दूर समुंदर है। अब वो अपनी टीम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जब लावा बाहर निकलेगा तो हम उसकी डायरेक्शन को समुंदर की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि इतने ज्यादा लावा को सिर्फ समुंदर ही ठंडा कर सकता है, और डायरेक्शन को मोड़ने के लिए उन्हें इस मॉल की बिल्डिंग को गिराना होगा। और जब लावा बिल्डिंग के मलबे से टकराएगा तो वो अपना रास्ता समुंदर की तरफ बना लेगा। इस तरह से हम अपनी सिटी को बचा सकते हैं। लेकिन उन सब के पास अब सिर्फ 10 मिनट्स रह चुके थे। वो जल्दी से बिल्डिंग में बॉम्ब्स फिट करते हैं और जया के हॉस्पिटल में से सब लोगों को बाहर निकाला जाता है और फिर वो उन्हें किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक के पास लावा का एक बहुत बड़ा फवारा फूटता है और पूरी रोड फटने लगती है और वहाँ के सभी होल्स में से तेज प्रेशर से लावा बाहर आने लगता है। अब माइक अपनी टीम को कहता है कि जल्दी से बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दो, और टीम ऐसा ही करती है। लेकिन तभी माइक देखता है कि जहाँ पे मॉल का मलबा गिरेगा वहाँ पे उसकी बेटी खड़ी हुई है, जो कि एक बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू कर रही थी। अब माइक जल्दी से उनकी तरफ भागते हुए जाता है और मलबे के उनके ऊपर गिरने से पहले ही वो उनके ऊपर लेट जाता है और फिर मॉल की पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है। अब जब लावा मलबे से टकराता है तो अपना रास्ता चेंज करके समुद्र की तरफ जाने लगता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम एमी को देखते हैं, जो कि मॉल के मलबे में माइक को ढूंढ रही थी। वो समझ रही थी कि माइक मर चुका होगा, लेकिन तभी माइक उसे आवाज देते हुए मलबे से बाहर निकलता है, जिसके साथ उसकी बेटी और वो बच्चा भी था, और तीनों ही सेफ थे। वहीं दूसरी तरफ लावा भी समुंदर में गिरकर ठंडा हो जाता है और इस तरह से पूरी सिटी सेफ हो जाती है। पूरा शहर बहुत ज्यादा खुश था और माइक भी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ घर जा रहा था। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।